बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो एंड वेलकम टू ऑल आवर व्यूअर्स। नाज़रीन, आपको आपका होस्ट असद चौधरी वाशिंगटन टॉक शो में खुशामदीद कहता है। कुछ वक्फे के बाद हम अपना प्रोग्राम दोबारा शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेरे को होस्ट और एनालिस्ट और पॉलिटिकल वर्कर और सोशल मीडिया वीलॉगर जनाब असलम खान तनोली साहब। वेलकम करता हूं जनाब आपको। और हमारे साथ मौजूद हैं जर्नलिस्ट आसम सिद्दीकी साहब, और ये वाशिंगटन नाइट शो के होस्ट भी हैं, जो कि एक तवील अरसे से ये शो कर रहे हैं। तो आसम सिद्दीकी साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं इस शो में। थैंक यू जी। आ, वक्त ज़ाया किए बगैर मैं आगे शो को बढ़ाऊंगा। बात शुरू करेंगे तनोली साहब। आजकल मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें हैं, और एक गू मगू का माहौल है पाकिस्तान की सियासत में, और एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो है वो अजीब सा है। कहीं जुडिशरी को घसीटा जा रहा है, कहीं फौज को घसीटा जा रहा है, कहीं पॉलिटिकल जो है वो लीडर्स को वो घसीटा जा रहा है। लेकिन आजकल एक कुछ दिन से एक ऑडियो सर्कुलेशन में है साकिब निसार साहब, जो कि साबिक चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान की। और ज़ाहिर है उन्होंने बहुत बड़े-बड़े फ़ैसले किए थे, जिनका असर जो है वो नवाज़ शरीफ साहब, जो कि साबका वज़ीर-ए-आज़म थे, उनकी और उनको नाअहल कर दिया गया, ताहयात नाअहल कर दिया गया। तो उनके हवाले से जो, और उनकी बेटी मरीम नवाज़ साहिबा जो थीं, तो वो वीडियो सर्कुलेट होती जा रही है। तो मैंने ये आपसे सिर्फ़ ये पूछना है कि ये मंतकी अंजाम तक नहीं पूछ रही, तो क्या इसके हक़ाइक़ क्या हैं? ये गलत है, ये सही है? अभी तक इसका फ़ैसला क्यों नहीं हो सका? और इसका इस वक़्त इतना सर्कुलेशन में रहना क्या मानी रखता है? तनोली साहब, मैं आपसे शुरू करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, सबसे पहले तो जी मैं सबको अस्सलाम वालेकुम। और उसके बाद मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जो पूरे हमारे मुल्क के अंदर इदारों के ऊपर और इदारों के जो हेड हैं उनको जिस किस्म का मैं समझ रहा हूँ कि टारगेट किया जा रहा है, डिसाइड के वीडियो सही है या वीडियो गलत है। लेकिन एक बात जो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आवाम और उसके अंदर पूरी दुनिया के अंदर जो एक पैगाम जा रहा है वो बड़ा अजीब सा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त मुल्क के जो बड़े बड़े जो मिसाइल हैं वो एक तरफ हैं, दुनिया में आप देख लें जो क्राइसिस हैं वो एक तरफ हैं, और उसके बाद हमारे मुल्क के अंदर मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो पॉलिटिकल करेक्टर असैसिनेशन हो रहा है, पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनका भी, उसके बाद इदारों के जो हेड हैं उनका भी, और ये जो वीडियो वाला काम चल पड़ा है, और इसमें अब फिलहाल जो सिचुएशन है, अपोजिशन ये दावा कर रही है कि वीडियो बिल्कुल जेन्युइन है, वो बिल्कुल सही वीडियो है। और दूसरी तरफ से जो इस वक्त गवर्नमेंट है वो भी बजाय अवाम को रिलीफ देने के, जो महंगाई है उसके ऊपर वो बात करें, जो कोरोना का नया जो वेरिएंट आया हुआ है उसके ऊपर कोई बात करें, और जो दीगर मसाइल हैं उन पे बात करें। ये टग ऑफ वार लगी हुई है। तो इसमें फिलहाल मैं यही कहूंगा कि कोई हतमी जो है इस पे राय मैं नहीं दे सकता, क्योंकि ये अजीब सा मामला चला हुआ है। तनोली साहब, तो इसको आप राय चलें, क्या ये मामला इतना सादा नहीं लग रहा कि देखें जी, या तो इसको एक्सेप्ट कर लें या रिजेक्ट कर दें, और या कोर्ट जो है वो इसको फोरेंसिक के लिए अपने तरीके से भेज दे, बजाय हुकूमत डिफेंड करने के कोर्ट इसका फोरेंसिक करा ले, गलत या सही का फैसला हो जाएगा। आपका क्या ख्याल है? मैं ये समझता हूं कि ये बिल्कुल, बल्कि साकिब निसार साहब को भी, उनको बजाय वो वहां से बयान दे रहे हैं, वो बाकायदा तौर पे क्यों नहीं एक चैनल्स को बुलाते हैं और वो अपना बाकायदा एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाएं फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद वो अपनी तरफ से, मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को 100 मोटो लेना चाहिए इसके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट 100 मोटो ले, और उसके बाद चीफ जस्टिस साकिब निसार को भी पेश करे अदालत में, वो आके अपनी सफाई में बयान दें। और उसके बाद जो भी, मैं ये समझता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो आसिम साहब, मुझे ये बताइए, आपसे भी यही सवाल मैं आपसे करूंगा कि एक तो वीडियो, ये ऑडियो का मामला मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंच रहा, दूसरा ये कि कहते हैं कि इससे नून लीग फायदा उठाना चाह रही है। मुझे ये बताएं कि ये नून लीग का इसका फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है इसको? देखिए, फायदा और नुकसान पे तो हम बाद में आएंगे, लेकिन हमारी साबिक जितने भी चीफ जस्टिस हैं उन्होंने अपने डोमेन से निकलकर काम किया, चाहे वो इफ्तिखार चौधरी थे, चाहे साकिब निसार थे, और अभी जो मोहतरम साहब हैं
वो भी अपने डोमेन से बाहर निकल के काम कर रहे हैं। इन लोगों को ये पता नहीं, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद इनको ये अकल नहीं होती कि ये क्या इनके ये काम है या नहीं है। साकिब निसार का एक फैसला नहीं, इनके बहुत सारे फैसले पे क्वेश्चन मार्क उठ चुके हैं और आने वाले दिनों में आपको लगेगा कि ये किससे डिक्टेशन लेते थे, किस तरह के फैसले करते थे। ये तो जहाँ जाते थे, हॉस्पिटल में घुसते थे तो लगता था कि ये जो है ये हेल्थ इंस्पेक्टर हैं। ये अगर एयरपोर्ट पे जाते थे तो लगता था कि ये एयरपोर्ट इंक्वायरी ऑफिसर हैं। तो साकिब निसार के बारे में मैं कोई ऐसी घटिया बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अभी आइंदा आने वाले सालों में आपको पता चल जाएगा कि इनके फैसले किस तरह के थे। और अभी जो हैं हमारे जजेस, वो भी वही कर रहे हैं कि आपका जो डोमेन नहीं है, आपको पता नहीं क्यों जल्दी पड़ी हुई है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस, कोविड-19 और अब नया वेरिएंट आ गया, उससे परेशानी है, उससे लोग मर रहे हैं, लेकिन ये जो है तजावुज़ात को गिराने में जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है कि पता नहीं इनको ऐसी क्या जल्दी है कि मलिक रियाज के फ्लैट बिकवाने इन्होंने, क्या करना है, ये इनका डोमेन नहीं है। आपने ऑर्डर कर दिया, बस कर दिया आपने ऑर्डर ना कि गिर जाएगी, जब गिराना होगा तो गिरा देंगे। आपका काम है ऑर्डर करना, फैसला सुनाना, उसके बाद आप बस दे दें कि जनाब ये काम होना चाहिए, चाहे बम से उड़ा दो, चाहे किसी चीज से उड़ा दो। तो ये जो नवाज शरीफ और साकिब निसार के दरमियान कुश्ती चल रही है, ये भी आने वाले दिनों में आपको अंदाजा होगा। जमहूरी हुकूमत होती है, वो लाख दर्जे बेहतर होती है डिक्टेटर से। चाहे आप कुछ कर लें, चाहे साकिब निसार अपने आप को बेच दें, चाहे जजेस जो हैं वो कुछ भी कर लें, वो आमरीत को की गोद में बैठ के कोई भी फैसले करें, लेकिन जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है इन सब का। तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि नवाज शरीफ अपने ज़माने में सही थे। आज लोग याद क्यों कर रहे हैं नवाज शरीफ को? क्योंकि जो इमरान खान ने वादे किए थे, वो वादे छोड़े, वो तो नेगेटिव में चले गए। अब जो आज पाकिस्तान का हशर, भूख और अफलास में, और ये सब इसलिए नहीं हो रहा, ये सब इसलिए भी हो रहा है कि जब आप इमरान खान कहते थे कि $1 जब ऊपर बढ़ता है तो समझो कि वजीर आजम चोर है, तो फिर तो आप चोरों के सरगना हो गए आज। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप आने वाले दिनों में देखिए, अगर नवाज शरीफ फिर से एक दफा एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ जाएंगे तो भी हम नहीं कह सकते, वो भी मुमकिन है, क्योंकि लेकिन 100% जो है वो डिक्टेटरशिप जो है वो तो बिल्कुल नाकाबिले कबूल है, लेकिन अभी इनको गोद में बैठने का सिलसिला खत्म नहीं होगा। ठीक है आसिम साहब, आपकी बात, आप कह रहे हैं आने वाले दिनों में इनके फैसलों का पता चलेगा। तो मेरे ख्याल में तो इनके आने वाले दिनों का इंतज़ार नहीं किया जा सकता, इसलिए कि इनके फैसले तो ऑलरेडी जो है वो साकिब निसार साहब हो गए, चौधरी साहब जो हो गए चीफ जस्टिस थे हमारे, इफ्तिखार चौधरी साहब, उनके फैसले तो ऑलरेडी मुतनाज़ा हैं और उन्होंने कौम को डिवाइड किया, पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट को डिवाइड किया, अवाम को बहुत हद तक इन्होंने डिवाइड किया, क्योंकि उनके फैसले मुतनाज़ा थे। उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को एक ख़त ना लिखने की पादाश में नाअहल कर दिया, नवाज शरीफ साहब को, वज़ीर आज़म को पनामा का केस चला और अकामा के ऊपर उनको कर दिया उन्होंने जो है वो नाअहल। तो फैसले तो उनके पहले नज़र आ गए हैं, आने वाले दिनों का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो बाकी तनोली साहब, आप अब मैं आगे चलता हूँ कि ये जो ईवीएम मशीन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का काफ़ी आजकल चर्चा है, शोशा है, जो कि हुकूमत ने इंतहाई फुर्ती के साथ जो उसको बिल को पास करवाया वहाँ अपने कौमी असम्बली से, बल्कि एक जॉइंट सेशन से, सेनेट और कौमी असम्बली का जो होता है। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इतनी जल्दबाजी से उन्होंने किया। तो इसके बारे में मुझे बताएं कि हुकूमत वाकई संजीदा है ईवीएम्स लाने में, और ये विदाउट होमवर्क जो है वो इन्होंने बिल ले आए, क्या ये संजीदा है और इतनी जल्दी क्यों इस मशीन के बारे में? थोड़ा सा इसमें जरा रोशनी डालिएगा। देखिए जी, आपको पता है कि इमरान खान जो है वो अपने धरने के टाइम से बाकायदा तौर पर ईवीएम के ऊपर और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ऊपर वो बजिद था, और पूरी उसको दुनिया भी कह रही थी, क्योंकि हमारा जो वोटिंग सिस्टम है और जो फरसूदा वोटिंग सिस्टम है, जो पुराना वोटिंग सिस्टम है, वो वाकई पूरी दुनिया का, हमारे जब से इलेक्शन हो रहा है, मैंने तो जब से होश संभाली है पिछले 40 साल से मैं देख रहा हूं कि हमेशा धांधली धांधली धांधली, और अपनी आंखों से हमने देखा है कि वो जो ठप्पे पे ठप्पा, वो बॉक्स, वो ये वो मरे हुए लोगों के शनाख्ती कार्ड लिए जाते हैं, और एक किस्म की पूरी जो है ना वो जिसको आप कहें कि धांधली होती है।
और हमने आंखों से देखा है। और अब पूरी दुनिया में न सिर्फ देखें आप, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो आपका ट्रांजिट सेक्टर हो, चाहे वो आपका जो है ना हवाई सेक्टर हो, यानी एयरलाइंस हो, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त एजुकेशन एकेडमिक सेक्टर हो, पूरी दुनिया के अंदर जो है आपको पता है कि अब फास्ट निजाम की तरफ दुनिया जा रही है। दुनिया पुराने निजाम की तरफ नहीं, नए निजाम की तरफ जा रही है। ईवीएम का होना, इलेक्ट्रॉनिक वोट का होना, उसमें कोई बुराई नहीं है। इन्होंने एक तो अब इस पे क्योंकि दबाव था, मैं ये समझता हूं कि इसकी अपनी जो इसका वोटर था वो कह रहा था, आप आए थे रिफॉर्म्स के लिए, आपने कहा था हम जो है करप्शन का पैसा रिकवर करेंगे, उनको तो छोड़ें, आपके अपने स्कैंडल निकल रहे हैं, आपकी अपनी करप्शन हो रही है। 40 अरब डॉलर का जो आपका कोरोना बजट था उसमें आपने गबन किया हुआ, उस केस को आप नहीं छेड़ रहे। उसके बाद जो है जो जहांगीर तरीन का केस है शुगर में, उसको आप नहीं छेड़ रहे। उसके बाद जो रिंग रोड का वाकया है उसको आप जो है वो नहीं, उल्टा आपने एक जो है एसीडीसी को सस्पेंड कर दिया। आपने अपने चेहते जो है वो सरवर खान को और जुल्फी बुखारी को साइड पे कर दिया। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि ईवीएम मशीन जो है वो होनी चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूं कि उसको टाइम देना चाहिए, पहले ये प्रिपेयर्ड हो फुल। अभी फिलहाल इस आने वाले इलेक्शन में तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है। ओवरसीज को तो भूल जाएं, ओवरसीज वोटिंग तो बिल्कुल, अगर ओवरसीज वोटिंग की तरफ जाएंगे, जो इनको लालच है कि इनको पता है कि इनकी कारकर्दगी, अभी आसम भाई ने जैसे बताया कि मैं मानता हूं इस बात को, इनकी कारकर्दगी बहुत बुरी है। आज का जो अभी जो सर्वे आया है जो नया, उसके मुताबिक भी 87% अवाम जो है वो मुतनफर हो चुकी है इमरान खान की मौजूदा कारकर्दगी से, इनकी गवर्नेंस से। तो इनको अब लालच क्या है? एक्चुअली अभी इन्होंने यहां से एक ग्रुप को भी मंगवाया, अमेरिका से, बरतानिया से और मुख्तलिफ कंट्री से। वहां उन्होंने जाके इलेक्शन कमीशन के सामने फेक जो है वो उन्होंने मुजाहरा भी किया है। तो मैं ये समझता हूं कि ये सिर्फ ये हुकूमत जो है बेवकूफी कर रही है। इनको टाइम लेना चाहिए और ये ईवीएम पे पहले ये फुल प्रिपेयर्ड, और पूरी कौम को और पूरी अपोजिशन को भी ये कॉन्फिडेंस में ले। झगड़ा है, बताया कि 80% से ज्यादा लोग की अप्रूवल डिसअप्रूव किया है। तो ये क्या इस पोजीशन में थे कि ये बिल्स इतने बड़े बड़े पास करवा लें? इनको चाहिए था, मतलब कोई लेजिटिमेट इन्होंने काम किया है पास करवा के? आपको अपनी पार्लियामेंट के इस वक्त पता है कि एक अजीब वहां पर जो है ना मछली मार्केट बना हुआ है। दूसरी बात यह कि इस वक्त इमरान खान ये जो बिल भी पास करवाए, आपको पता है कि इसके पीछे कौन है। इमरान खान के पास ना मेजॉरिटी है, ना इमरान खान के पास कुछ देने को है। अगर एमक्यूएम भी दोबारा आई है मैदान में तो आपको पता है इनके पीछे कौन है। इवन के आमिर लियाकत ने क्या कहा है, मुझे लाया गया है। तो लाया गया पे आप समझ जाएं कि किन किन को लाया गया है और ये वोटिंग है, ये जो बिल जो है पास हुआ। आपने देखा काफली कैसी आई। तो आसिम भाई, आप इसके ऊपर क्या कहते हैं, ईवीएम्स के ऊपर आपका क्या राय है आपकी? देखें मुझे तो बस एक, अब तो मैं मुस्कुरा ही सकता हूँ कि 8 लाख मशीनें 1.5 साल में आप किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे, किस तरीके से ट्रेनिंग देंगे। 3.5 लाख फौज लगा के इलेक्शन कराए गए थे। अब तो ईवीएम की जगह अगर आप चंद 100 सॉफ्टवेयर इंजीनियर लेकर आ जाएं तो वो मकासद हासिल हो जाएंगे जो कि 3.5 लाख फौज ने 2018 के इलेक्शन में किरदार अदा किया था। हम सबको पता है कि ये इलेक्टेड और सिलेक्टेड में क्या फ़र्क था 2018 में। तो और फिर जैसे कि तनोली साहब ने कहा कि ओवरसीज इलेक्शन मुझे तो एक समझ में नहीं आता। मैं अमेरिकन सिटीजन हूँ, मैंने यहाँ ओथ उठाया हुआ है कि अगर कहीं पर भी कुछ होता है मैं एज ए अमेरिकन सिटीजन अमेरिका का साथ दूंगा। ये जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी पैराशूट से उतर के आते हैं और फिर अपने पीटीआई के इलेक्शन करवाते हैं, और उसके बाद मैं बताऊं कि इनमें से कई लोग जो है ना जेल की हवा खा सकते हैं अगर हम शिकायत कर दें, लेकिन हम नहीं करते शिकायत। हमारे यहाँ मस्जिदों में ऐलान करते हैं कि पीटीआई का वर्कर बने और वोट दें। मुल्ला मौलाना हजरात दाढ़ी रखे हुए जुम्मे के खुतबे में पीटीआई का शोर मचा रहे होते हैं। क्या आप लोग, तो इन लोगों को शर्म नाम की तो चीज है नहीं। नंबर 1 माजरत के साथ पीटीआई वालों नहीं, आसिम भाई को मैं देखता हूँ कि आसिम साहब एकदम जो है ना इनका
और पारा जो है ना काफी हाई हो नहीं, जाता है इस तरह की मुझे सूरत। गुस्सा ये आता है कि यहाँ पर आप तकसीम कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी पहले ही बहुत तकसीम हो चुके दुरुस्त हैं। कहा आपने, आप यहाँ दुरुस्त पर कहा। रंग, नस्ल, जबान पे तकसीम कर रहे हैं लोगों को, अपनी 1.5 इंच की मस्जिदें बिठा रहे हैं। आप देखें यहाँ पर आके कि जब आप 14 अगस्त मनाते हैं तो पीटीआई का झंडा, अगर आप कोई और तकरीब कर रहे हैं तो पीटीआई का झंडा, पाकिस्तान एम्बेसी में आए तो पीटीआई। यार आपने अगर फिर हुकूमत वक्ती को रखना है तो फिर ये पाकिस्तान का नाम क्यों लेते हैं? फिर लिया क्यों आसिम नहीं? भाई, नवाज शरीफ का आसिम नाम भाई, मैं लेना है। आपकी जी जी। मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं आपकी बात में। आप मुझे ये बताएं, आपको भी इतना अरसा हो गया, मुझे भी इतना अरसा हो गया है। मैं न्यूयॉर्क में तकरीबन 86 से 2000 तक मैं रहा न्यूयॉर्क में। मुझे इतना पता है कि हम लोग चार चार बंदे, मुख्तलिफ ग्रुप, सिटी हॉल में खड़े होते थे लाइसेंस लेने के लिए, अपना इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए। और वो हमें शर्म दिलाते थे। वो कहते थे यार इंडियन जब आता है तो पूरा एक इंडियन आता है और वो आके एक लाइसेंस लेके जाते हैं, और आप लोग चार चार लाइसेंस लेके जा रहे हो। आज भी यही हाल है। गुज़िश्ता 34-35 साल हो गए हमारे। यानी ये एक तो इंडिपेंडेंस डे ये सही मना नहीं सकते। अब आप मुझे बताएं, ऊपर ये जो हमारा वोटिंग सिस्टम यहां पे जो इन्होंने किया फेक, और वो बेड प्रैक्टिस कर रहे हैं वही पाकिस्तान वाली। आपको पता है यहां पे लोगों से शनाख्ती कार्ड लेकर और उनको कहते हैं जी आप बेफिक्र हो जाएं, बस हम आपकी मेंबरशिप भी देंगे। तो बिल्कुल। अगर ये चीज आप करें तो आप तो पाकिस्तान के लिए, एक तो हमारी ये जो नई जनरेशन है उनको भी करप्ट कर रहे हैं मोरली। अच्छा, उनको क्या मैसेज जा रहा है कि यार यहां जो इलेक्शन होता है वो इलेक्शन जो है एक बड़ा अच्छा इलेक्शन होता है, फेयर। और ये पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, एक तो बच्चे का कंफ्यूज, और ये इतना बड़ा नुकसान है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो मैं बिल्कुल ये कहता हूं कि ये ओवरसीज वोटिंग एक फसाद है, एक फितना है। बिल्कुल ओवरसीज वोटिंग तो मजीद हमारी कम्युनिटी को डिवाइड कर देगी। तनोली साहब, आपको चाहिए था न्यूयॉर्क में, आप उनसे कहते हैं कि जी 4 बंदे हम आए, 4 डेज इसलिए मना रहे हैं इंडिपेंडेंस डे क्योंकि हमारे 4 सूबे हैं। आप उनको बताना चाहिए था उस वक्त, इसलिए अलग अलग एक करेंगे। तो अच्छा, इसमें एक राय जो है ये भी मैं आपको कुछ, एक हल्का है उसकी राय ये है ईवीएम्स के बारे में। वो कहते हैं कि जी आपको जो फुटप्रिंट्स होने चाहिए वोट्स जो आपने डाले हैं। अमेरिका में भी इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग मशीन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स कम है, काउंटिंग मशीन ज्यादा है। क्योंकि जी अगर रिकाउंट करना पड़ जाए तो जो इलेक्ट्रॉनिकली वोट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोट, उनका तो रिकाउंट करना बहुत मुश्किल होता है। उसका फुटप्रिंट नहीं होता, बल्कि रिकाउंट होता है। तो आपके पास बैलेट पेपर होना चाहिए। हम अमेरिका में भी बैलेट पेपर के ऊपर निशान लगाते हैं ताकि रिकाउंट हो तो वो बैलेट पेपर हमें मिल जाए दोबारा रिकाउंट के अंदर। तो एक्चुअली इसमें एक्चुअली देखें, ये डिफाइन करना भूल गए हैं। ईवीएम का नाम आ गया है वहां पे पाकिस्तान के अंदर, इनको ये पता ही नहीं है ये जो बैलेट्स हम यहाँ पे जो वोट कास्ट जी करते हैं यही जी प्रॉपर तरीका है। ये काउंटिंग जो जो है होती है। वो एक दूसरी मशीन लेकर और वहां पे उनको कहते हैं कि जी इस पे हम वो करेंगे। सही जो एक्चुअल पूरा प्रोसीजर है वोटिंग सिस्टम का यहाँ पर, वो ये वहां बयान करने में पीटीआई भी फेल हो चुकी है इसलिए कि लोगों को। होमवर्क, इसीलिए जी, इलेक्शन होमवर्क कमीशन भी नहीं जो था है इनका। हाँ वो जी। कह रहा है कि भाई आप क्या कह रहे हैं। एक तरह से आप कह रहे हैं कि हमें अमेरिकन वोटिंग सिस्टम चाहिए, वहां तो हाँ जी, वोटिंग सिस्टम दूसरा है। यहाँ बैलेट पे पे हो आप रहा जो हमें निजाम दे रहे हैं ये निजाम है। कुछ और है। ये तो इनको खुद ये पता नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। पता नहीं कौन सी जल्दबाजी थी। ये जल्दबाजी का नतीजा है कि ये सही तरह एक्सप्लेन नहीं कर सके, कोई कंसेंसस नहीं कर सके कोई पार्टियों के साथ बैठकर, इसलिए मैं जल्दबाजी ये जल्द। थी, मदीना की रियासत बनानी है ना सर, और जी जी, मदीना जल्दी की करना है रियासत अब काम। कैसे बनेगी? बस सर इसी तरह बनेगी, अगले इलेक्शन जीतेंगे तो फिर लाजमी बन जाएगी। तो मैं आसिम सिद्दीकी साहब के पास जाता हूँ कि ये कराची में नस्ला टावर्स गिराया जा रहा है, जबकि इस्लामाबाद में बहुत बड़ी बड़ी एक आलीशान किस्म की लग्जरी बिल्डिंग्स को जो है वो जुर्माना हरजाना जो भी इसको कह लें, वो देकर इस्तिस्ना मिल गया हुआ है। तो मुझे बताएं कि कराची में क्या ये तजावजात नस्ल टावर उसमें आता है, और क्या ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास गरीब लोगों का है ये? तो बताइए इसमें कितना क्यों संजीदा है, इतनी ज्यादा इसके पीछे क्यों पड़ गए हैं जो सुप्रीम कोर्ट वाले भी और जो देखिए, तजावजात गिराने वाले भी हैं। मुझे लगता है मलिक रियाज के जो है ना वो फ्लैट्स नहीं बिक रहे। मलिक रियाज के जो अपार्टमेंट नहीं बिक रहे, उसकी वजह से जो मलिक रियाज के नौकर हैं, जिसमें रिटायर्ड जनरल, ब्रिगेडियर और कर्नल ये सारे भर्ती किए हुए हैं, वो कहते हैं मैं एक एक जेब में जो है इन सबको लेके घूमता हूँ। हम्म। सुप्रीम कोर्ट ने
जो हमारी पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तानी रेंजर्स जो इनके सिनेमा घर हैं उसको तोड़ने का ऑर्डर जारी किया था। और वो आप देख सकते हैं अपने सिर्फ लिख के आप वो देख सकते हैं, जी किया था करें तो आपको नजर आ जाएगा जी। कि वो तमाम लोग जो हैं वो अब हक के लिए जो है वो तलाश में है कि भाई ये सिनेमा घर तोड़ो, लेकिन वो नहीं तोड़े रहे। शादी हालों पे पाबंदी आयद की गई, लेकिन वो शादी हाल भी जो है वो नहीं टूटे जा रहे। लेकिन प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये होता है, लेकिन गरीब का घर 40 साल पुराना, 30 साल पुराना रेंजर्स को ले जाके मसमार कर दिया जाता है। और उसके बाद एक बहुत बड़ी आबादी है जिसके बहुत बड़ी आबादी में एक एंटरटेनमेंट वो है जिसमें हजारों लोग जो हैं वो वहां पे जॉब कर रहे हैं और लाखों कराची के लोग वहां पर जाके एंटरटेनमेंट कर रहे होते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है उनको उसको भी तोड़वा देती है। आज वो खंडर बना हुआ है। नेस्ला टावर को तोड़वाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान दिया बम से उड़ा दो। मुझे हैरत होती है इस पागल मैं सॉरी इस ये ऐसे थोड़ा सा जरा ना सॉरी थोड़ा सा मैं माजरत इस रोकूंगा आपको, थोड़ा सा जज्बात को कंट्रोल करें। ये जो चीफ जस्टिस है ये किसकी ऑर्डर ले रहा है? ये चीफ जस्टिस अभी मैंने हालिया एक वो किया था और मेरा ख्याल है तनोली साहब मुझे प्लीज रोकिएगा अगर मैं गलत बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर चाहे वो बलूचिस्तान हो चाहे वो कराची हो, तालीमी इदारों पर पिछले 30 से 35 साल से पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के रेंजर्स के लोगों ने कब्जा किया हुआ है। वहां फैक्ट्रियां बनाई हुई हैं। प्रोफेसर्स के घरों में ये ब्रिगेडियर कर्नल और कैप्टन रहते हैं। पूरा का पूरा किलोमीटर के हिसाब से एरिया पे कब्जा किया हुआ है कॉलेजेस के। आप मुझे बताएं कि ये कहाँ का इंसाफ है? आज चीफ जस्टिस अंधी हुई भी है कि उनको ये नजर नहीं आ रही कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट ने जिनको चौकीदार बना के कराची का भेजा गया था उनको अरबों रुपए हर महीने दिए जाते हैं कि आप यहाँ पे अमन लेकर आए। उन्होंने तालीमी इदारों पर कब्जा किया हुआ है। ये कौन इनको रेंजर्स निकालेगा? जो रेंजर्स कितने अरसे से इसमें कराची में मौजूद है? मैं तनोली साहब आपके पास आता हूँ, लेकिन रेंजर्स कितने अरसे से मौजूद है कराची में आपके ख्याल में? मैं सुपीरियर साइंस कॉलेज में पढ़ता था इंटर में। आप उसके बराबर में जो ट्रेनिंग सेंटर है वो उस वक्त भी रेंजर्स के कब्जे में था। आज से 35 साल पहले की 35 साल बात है। पहले तो ये मैं तो तनोली साहब आपके पास अब जाता हूँ इसलिए कि आप दोनों कराची की बहुत बारीकियों से वाकिफ हैं। मैं कराची के बारे में ज्यादा नहीं जानता, ग्राउंड रियलिटीज के बारे में। यही सवाल मैं आपकी तरफ लेके जाऊंगा, लेकिन इसके साथ मैं ये ऐड सिर्फ करता जाऊंगा कि इस्लामाबाद में हाइट टावर्स बनते हैं, वो पास हो जाता है उसका हर्जाना दे के। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू बनती है, बिल्डिंग कॉन्डोज हैं उसके अंदर, अपार्टमेंट्स कह लें, वो पास हो जाता है जुर्माना दे के। तो ये क्या सिलसिला है? आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए जरा। जी देखें, आ, बात यह है कि ये इन्होंने ऑलरेडी आसिम भाई ने पिक्चर तो बताई है कि क्या वहां पे चल रहा है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि देखें, पिछले हमारी बदबख्ती है कि जब से कराची के अंदर जो है ना जो दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां आई थी, उन पार्टियों ने, एक तो ये दोनों शख्स जो आए, इनका जो तर्ज सियासत, पहले तो मैं खुद मैं आपको बताऊं कि मैं एमक्यूएम का फैन भी था एक अरसे तक, कि क्योंकि हमने वो वक्त भी देखा है कि पाकिस्तान के अंदर कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में और हर जगह ये सिंध के जितने वडेरे हैं ये कराची में आए हुए हैं। कराची के अंदर आके इन्होंने तमाम बड़े बड़े जो पोश एरिया हैं उनमें इनकी कोठियां, उसके बाद जितने बड़े हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो कराची शिपयार्ड हो, चाहे वो शनाख्ती कार्ड का ऑफिस हो, चाहे वो केएमसी का जो इदारा हो, चाहे वो पीआईए हो, ये हर हुआ। पे आके ये बड़े बड़े ये लोग, यही वडेरे बैठे हुए थे। इन्होंने अपनी बदमाशियां वहां पे की, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, और उसमें शुरू में हमारे इन उर्दू स्पीकर भाइयों के साथ इन लोगों ने बड़ी ज्यादतियां भी की, ठीक है ना। जिसके वजूद में देखें, जब भी जहां पे महरूमी होगी ना, तो वहां पे फिर एक ताकत, एक फोर्स उठती है, रास्ता निकालना ठीक पड़ता है। और फिर वहां पे जब वो उठती है तो वो अपना हक मांगती है। लेकिन बदकिस्मती से जब ये हक के लिए ये उठे, बड़े मुनज़्ज़म पार्टी लोगों को, क्योंकि देखें सबसे बाशऊर पार्टी, सबसे बाशऊर लोग कराची के अंदर से ही कराची को और पूरे पाकिस्तान को टैक्स देने वाले, पाकिस्तान की जो ताकत लोग हैं वो ये लोग हैं, ठीक है ना।
ठीक। अब ये लोग, इनके साथ भी थोड़ा जुल्म ज्यादती होने लगी, लेकिन जैसे जरदारी साहब आए, मिर्जा साहब आए, इन लोगों ने आके तो यहां पर एक गैंगें क्रिएट कर ली। फिर इन्होंने इंडियन फिल्म जैसा वो एक माहौल बना लिया। फिर ये जो जमीनों पे कब्जे शुरू हो गए, ये काम पहले तो नहीं थे। मैं भी कराची की पैदाश हूं, मैं भी कराची से पढ़ा हूं, मैंने भी पीसीएस सोसाइटी से पढ़ा, फिर डीजे साइंस कॉलेज में मैं गया, आसिम भाई वहां में पढ़ा, ठीक है ना। तो मैंने 83 में मेरे वालिद साहब ने कराची छोड़ दी थी और हम लोग हजारा आ गए थे। हम लोग बेसिकली बाहर शिफ्ट हो गए, मेरे कुछ भाई भी, मैं भी। तो मेरे वालिद ने कहा यार हम लोग तो तरबेला डैम बन गया, अब हम लोग हरीपुर हजारा जाना चाहते हैं। तो खैर वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि कराची के अंदर ये इन्होंने क्या किया कि तमाम ग्राउंड, स्कूल, जितने भी एरिया थे, वो तमाम पे बड़ा एक जुल्म हुआ उस वक्त। आज भी मैं जुडिशरी को मैं इसका जिम्मेदार ठहराता हूं, आज भी मैं आर्मी को इसका जिम्मेदार ठहराता हूं, आज भी मैं वो तमाम गवर्नमेंट्स जो गुजरी हैं उनको इसका जिम्मेदार ठहराता हूं। आप लोग पावर में थे, आप लोगों का आप ओथ लेते हैं। सिक्योरिटी इदारे का मकसद होता है कि आप प्रोटेक्ट करेंगे लाइफ को, लोगों के एसेट्स को, और लोगों की जितनी भी प्रॉपर्टीज है और जो मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी है उसको प्रोटेक्ट करेंगे। आप लोगों ने इन सबको खुला मैदान दिया कि जो कुछ आप लोग करते हो करो, ठीक है। आप लोग खुद क्योंकि एक पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गए हो, जिसकी वजह से अब ये इनको होश आया तकरीबन इस 2 साल में कि यार ये तो पूरा पाकिस्तान ही जा रहा है। तो अब इन्होंने लाहौर में, इस्लामाबाद में और कराची में, फिलहाल ये बेचारे जजेस की क्या ताकत है भाई, जजेस के ऊपर इस वक्त भी मैं ये समझता हूँ आर्मी है। आर्मी ने उनको कहा है कि भाई ये चीज जो है इसको कम करो, ये कब्जा माफिया को। और मेरे ख्याल से मलक रियाज के बुरे दिन आ गए, और मलक रियाज के बुरे दिन नहीं आगे, मलक रियाज के पीछे वो तमाम लोग जो थे, जो कुव्वतें जो अब कुव्वतें जो थी, अब इनको ये उनके खिलाफ करने जा रहे हैं ऑपरेशन, जिसकी वजह में आपको लंदन के अंदर ये जो हुआ है ना, होम डिपार्टमेंट ने जो एक्शन लिया मलक रियाज के खिलाफ, इसके बेटे के खिलाफ, इसके पीछे मैं आपको बताऊं एक बहुत बड़ी आने वाला कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन होना है, आप लोग देखेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि जजेस को इस वक्त ये जरूर चाहिए था। जुल्म किसके साथ हुआ? कराची की आवाम के साथ हुआ। जुल्म किसके साथ हुआ? जिन लोगों ने मेहनत करके, उन्होंने अपनी तमाम जो है वो जमा पूंजी करके वो फ्लैट लिए, वो जायदाद ली, उनको आज बेदखल किया गया। भाई सबसे पहले तो आप उनको पकड़े ना, उन बिल्डर्स को पकड़े, उन लोगों को पकड़े, उनसे इन लोगों को रिकवरी करके दें, इनको पहले रिप्लेस करें, उसकी जगह पे पकड़े मलक रियाज को और उसको बोले आपने इतने आपके जो इस वक्त कांडो फ्लैट सारे खाली पड़े हुए हैं, दो इन लोगों को, नेस्ला वालों को। सर उसे उन्हें कौन पकड़ेगा? इसलिए कि वो कमजोर लोग है, कमजोर का वाली वारिस कौन होता है जी? देखे ना जी, ये देखे, ये रियासत का काम होता है। यहाँ पर आप देख लें ना, आज ये कहते हैं महंगाई पूरी दुनिया में हो गई, भाई महंगाई तो हुई है, महंगाई पर तनोली साहब मैं आपको बताऊं, वॉइस ऑफ अमेरिका ने किसके कहने पे, कौन था जिसके कहने पे एक वीडियो बनाई और उसमें ये बताया कि पाकिस्तान के अंदर, अमेरिका के अंदर बहुत महंगाई हो गई है, यहाँ गाड़ियां और घर नहीं मिल रहे, यहाँ पे आधा किलो कीमा, यानी यहाँ पे पाउंड होता है, हाँ जी। लेकिन वो बेचारे जो इंस्ट्रक्शन ली थी उन्होंने वो शायद किलो में ली थी, किलो में ली थी। $4 में आधा किलो कीमा मिलता है। तो ये जो वॉइस ऑफ अमेरिका ने जो वीडियो बनाई है ये पाकिस्तानियों के लिए बताई है। उन्होंने ये नहीं बताया कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इस कौम को दिए उन्होंने, अपने लोगों को, जिस घर में जो है वो 4 बच्चे हों, वहां तो $1000 महीने के तो गवर्नमेंट दे रही है। आप अगर आपके जॉब छूट गई है तो आपको पीपी लोन दिया हुआ है, जॉब आपको पे प्रोटेक्शन प्लान दिया हुआ है। अगर आपका बिजनेस है, पाकिस्तानियों के तो मजे लग गए, जितने रेस्टोरेंट थे उनको तो लाखों डॉलर मिले, हर शख्स खुश है। ये नहीं बताया उन्होंने वन साइडेड न्यूज चलाई है पाकिस्तान में, शायद किसी के कहने पर। लेकिन यहाँ आपको पता है कि वॉइस ऑफ अमेरिका जो है पाकिस्तान, अमेरिका के गवर्नमेंट का इदारा है, लेकिन हम जो हैं, हम तो पीटीआई के वफादार हैं, हम तो पाकिस्तान के वफादार हैं, हमें जो करना है वो यहाँ पे रह के इस तरह की खबरें चला रहे हैं। इसमें आसिम साहब, मैं हमारा आखिरी टॉपिक था, इसको आपने कवर वैसे ही कर लिया है। तो आपने वॉइस ऑफ अमेरिका का जिक्र किया,
पता नहीं उनको कहीं से इंस्ट्रक्शंस मिली या नहीं मिली, लेकिन मेरा ख्याल है कि वहाँ पर एक नरम गोशा बहुत मौजूद है, जो एक अवामी राय है पीटीआई के बारे में। शायद उन्होंने खुद साख्ता ये बना दी हो वीडियो, बजाय बगैर फरमाइश की। लेकिन फरमाइश इससे पहले भी मैंने उनको कई दफा जो है एक्सपोज किया, और आपको हाँ याद जी, होगा कि इनमें से 4 डायरेक्टर लेवल से और दूसरे 4-6 लोग के करीब जो है फायर हुए थे कि इन्होंने बाइडेन की एक मूवी को बूस्ट किया था, वीडियो जी, को जी, बूस्ट किया था। ये जी। कोई आज पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी इन्होंने प्रेज़िडेंट कराची ट्रंप के आइस दौर में, के हाँ जी, मुतालिक एक वीडियो बनाई थी, जी, जो कि खुद साख्ता बनाई थी, जो कि खुद जी। जिस पे मैंने उछला था मैं, तो लोगों की फिर तो इन्वेस्टिगेशन भी आसिम हुई। साहब, मैंने आपका वो क्लिप भी देखा था, टाइम हमारा बहुत तकरीबन ख़त्म होने के करीब है, 2 या 3 मिनट रह गए हैं, तो ये वो वीडियो जो है वो बिल्कुल अननेसेसरी वीडियो थी जो इन्होंने चलाई थी। मेरे ख़्याल में जो आपने वीडियो दी है, तो वो उसका कोई किसी किस्म का लॉजिक नहीं बनता कि बिल्कुल। आप किसको कंपेयर पाकिस्तान के साथ कैसे कर रहे हैं। तनोली साहब, आखिर में आपके पास जाऊँगा मैं, आप थोड़ा-सा इस पे रोशनी डालिए कि महँगाई अमेरिका में हुई है, ठीक है हुई है, लेकिन अवाम की कुव्वत खरीद बढ़ गई है, पैसा आ गया, इस पे थोड़ा रोशनी डालिए कि आया कि वाक़ई इतने हालात ख़राब हैं? कि जितने पाकिस्तान में बयान बताया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है, कंपैरिज़न पाकिस्तान और अमेरिका की महँगाई का। मैं यकीन करें कि इसी प्रोग्राम के तवस मैं आसिम भाई को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि मैंने खुद वो प्रोग्राम देखा। और देखें, आप यहाँ पे रहकर सबसे पहले जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, आप उसके साथ वफादारी करें। फिर बिल्कुल, आप जिस मुल्क में आप पैदा हुए, आप उसके साथ वफादारी करें। ठीक। सहाफत का भी यही काम है, आप मिसगाइड ना करें, ठीक है हुँ, ना? बैलेंस सियासत करें ना, और सच भी बोलें, ठीक है? इन्होंने उस प्रोग्राम में, मैं ये समझता हूं कि तमाम प्रोस एंड कॉन इन्होंने बयान किए हैं, और उसमें यही बात है कि देखें, यूरोप की बात आप करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका में सबसे पहले रूल ऑफ लॉ है, जो पाकिस्तान में नहीं है। दूसरी बात यह है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है, रियासत है, उसने कोरोना को ऑन किया है। उस पर उन्होंने बिलियन ऑफ डॉलर्स लगा के उन्होंने वैक्सीन इजाद की। उन्होंने फिर जब तमाम सिस्टम को शट डाउन किया, शट डाउन करने के बाद उन्होंने पूरी जो इस मुल्क की मईशत थी, उसका बेड़ा खुद उठाया। लोगों को कहा आप घरों में बैठ जाएं, हुँ, और हुँ, उसके बाद हर बंदे से उसकी जो जरूरियत थी वो पूछी। बिजनेस को यह कहा, छोटे और बड़े बिजनेस को, कि डोंट फायर नो बॉडी, वी आर गोइंग टू गिव यू लोन, ठीक जी, है? उन्होंने इनको बड़े बड़े लोन दिए, बड़े बड़े बजट दिए, और उसके अंदर वो बिजनेस भी जो है वो भी सरवाइव किया उन्होंने, छोटे बिजनेस ने भी सरवाइव किया, प्लस घरों के अंदर आवाम जो बैठी हुई थी, देखें, उनको एक तो वैसे ही यहाँ पे आपको पता है जो अनएम्प्लॉयमेंट है, फूड स्टैम्प्स है, फ्री इलाज है, फ्री हाउस रेंटिंग है, दूसरा जी। तीसरा सिस्टम है। हुँ, हुँ, अब ये जो बेशरम बैठे हुए हैं, डॉक्टर जो गिल जैसे लोग वहां पर, जो अमेरिका से गया हुआ है, बेशरम इंसान, और वो जाकर वहां पर झूठ मिसगाइड कर रहा है पाकिस्तानी कौम को। वो फवाद, मैं भी अभी जरा सी वसीम भाई, अपना आसिम नहीं, भाई नहीं, की तरह थोड़ी सी मैं थोड़ा-सा जज्बात में आपको ज़रा आऊंगा। थोड़ा-सा फवाद कहूँगा, गेंडा, ज़रा जज़्बात ठीक है पे जी। कंट्रोल वो रखिए फवाद आप। चौधरी जो है, आसिम भाई मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, तो मैंने कहा बात यह है कि अब ये लोग, इमरान खान क्या कह रहे हैं इस वक्त, देखें, उसका एक में इमरान खान की नेचर, जो मैं बड़े करीब से 14-15 साल इस पीटीआई के अंदर मैंने जो वक्त गुजारा है, हुँ, और हुँ। मेरा बड़ा इनके साथ हर आखिरी तरह 30 से सेकंड है इंटरेक्ट आपके होता पास। था। जी, सबसे पहले इमरान खान अपने वर्कर को, अपनी जो इसकी करीबी लोग हैं ना, उनको एक चीज कहता है, जो इसने पुरानी वर्ल्ड वॉर से और पुराने जो इनके जो टैक्टिक्स थे ना, वो सीखा हुआ है कि झूठ इतना कहो, इतना कहो, और इतना उस झूठ को फैलाओ कि वो लोगों को सच लगने लगे। सच लगने लगे। सर बहुत शुक्रिया सर आपका। प्रोग्राम का इख्तिताम करने जा रहा हूँ मैं। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स का, आसिम सिद्दीकी साहब आपका शुक्रिया, और ज़ाहिर है असलम खान तलवली साहब आपका भी शुक्रिया कि आप जो है तशरीफ़ लाए, बल्कि आप तो ये आप ही का प्रोग्राम है ये। तो हम दोनों इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। आसिम सिद्दीकी साहब को गाए-बगाए तकलीफ़ देते रहेंगे इस प्रोग्राम के अंदर, और आइंदा आने वाले प्रोग्रामों में हम लाइव कॉल्स भी लिया करेंगे इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स से हमारी दरख्वास्त है कि वो इस पे अपना तबसरा, कमेंट या जो भी सवाल करना चाहें वो लाइव कर सकते हैं। अब प्रोग्राम के एंड में मैं कोई तमहीद नहीं बाँधना चाहता, फैसला व्यूअर्स ने खुद करना है। मेरी तरफ से, असलम खान तलवली साहब की तरफ से और आसिम सिद्दीकी साहब की तरफ से तमाम व्यूअर्स को खुदा हाफ़िज़, और मिलेंगे इंशाल्लाह अगले शो में। खुदा हाफ़िज़।